नमस्कार। नवरात्रि भारत का त्योहार, वो त्योहार जहां हम नौ दुर्गाओं की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। मैं अमन प्रयासी स्वागत करता हूं आपका नव भारत समाचार की खास पेशकश नव दुर्गा वंदना में, जिसमें हम ऐसे ही समाज की नव दुर्गाओं को, महिलाओं को, जिनकी जिंदगी से, जिनकी जीवनी से, उनके संघर्ष से हम कुछ सीख सकते हैं, आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक महिला, ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है, जिनका नाम है एडवोकेट राखी बैरट जी। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राखी जी, आप एक वकील हैं, एक एडवोकेट है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि एक महिला होना, उसके साथ एक वकील होना, एक वकील बनना कितना कठिन रहा। एक पुरुष जब कोई चीज बनने के लिए जाता है, जैसे कि जब कोई पुरुष प्रयास करता है एक एडवोकेट बनने का, और जब एक महिला प्रयास करती है एडवोकेट बनने का, तो कितना अंतर होता है दोनों में, और महिला को कितना ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। हमारे हर एक त्योहार जो है कि वो महिलाओं को दृष्टि में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जो नौ दुर्गों का त्योहार है, वो भी महिलाओं का है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं के लिए जो उनके लिए जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको सम्मान देना समाज में, ये सब चीजें हमारे समाज में होती है और हमारे सब त्योहार से झलकता है। जैसे कि दिवाली हो गई, लक्ष्मी माता की पूजा होती है, सरस्वती माता की, इसी तरीके से। रही बात जो आपने कहा कि एक पुरुष का वकील बनना और एक महिला का वकील बनना में मेरे हिसाब से बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, जो परिवार जॉइंट फैमिली है मेरी, जो आज के टाइम पे बहुत ही कहीं कहीं पे आपको देखने मिलेगा। मेरे परिवार में 17 जन रहते हैं। 17 जन में से जब मैंने सोचा था कि मैं वकील बनूंगी, तो मैं सबसे पहली बेटी थी, तो मेरे पिताजी ने तो मुझे अपोज नहीं किया, पर मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही। दादाजी देखिए, वो तो एक बुजुर्ग है, पर उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम वकील बनोगी तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और शादी क्यों नहीं होगी, वो भी किसी समाज का जो व्यू रहता है ना, कि लड़की वकील है मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी है, और इससे क्या होगा, घर खराब कर देगी, जो जैसे आजकल केस चल ही रहे हैं। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अगर परिवार हो गया, हमारे रिश्तेदार तो सबसे पहले आते हैं, हमारे पड़ोसी। पर हाँ, मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जब मैं वकील बनी, तो मेरा अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल का, मैं खुद में एक गर्व मानती हूँ कि मैं वकील बनी और मैं लोगों के लिए सेवा कर सकती हूँ। जो महिला पीड़ित है, जिनको सही मार्ग नहीं पता है कि उनके काम के बीच में और उनको जो कठिनाई झेलनी पड़ती है, वो बहुत छोटी रहती है, पर लोगों को प्रॉपर वे नहीं मिल पाता। मेरा वही दृष्टिकोण रहता है कि मैं उन सब की मदद कर सकूं। बिल्कुल राखी जी, मेरा एक सवाल है कि आप एक वकील हैं, आप एक टीचर भी रही हैं, बिल्कुल। आप सामाजिक कामों में बहुत ज्यादा आगे हैं। आप जो राष्ट्रीय सेवा समिति है उसमें हैं, आप भाजपा के लिए सोशल मीडिया जो संचालक है, मुख्य संचालक में हैं। तो इतने सारे काम एक साथ करना, और यहीं से मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ कि आज के युग में, आज का जो युग है, यहाँ पे महिलाओं का या फिर सबके लिए मल्टी टैलेंटेड होना कितना जरूरी है और कितना अहम है। आपने तो सही बात कही कि वकील होने के साथ साथ मेरे ऐसे कई सारे काम रहते हैं जो मल्टीटास्किंग को झलकाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे इतनी फास्ट ट्रैक दुनिया में हर एक महिला को मल्टीटास्किंग होना ही चाहिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते वो एक माँ भी होती है, एक बीवी भी होती है, और एक बेटी भी होती है, एक बहन भी होती है। उसी प्रकार से जब वो एक सामाजिक काम में और अपने प्रोफेशन में आती है, तो वो एक वकील भी होती है, डॉक्टर भी होती है, अन्य प्रकार की चीजें रहती हैं। और रही बात, जैसे आपने कहा, क्या बोल रहे क्वेश्चन, मल्टी टैलेंट, आज के युग में मल्टी टैलेंटेड होना कितना जरूरी है? हाँ, मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी के टाइम पे मुझे भाजपा का भी जवाबदारी है, प्रदेश सलाहकार प्रमुख भी है सोशल मीडिया, और आत्मनिर्भर भारत का भी जवाबदारी है, कोंकण विभाग का सह संयोजक।
मैं बताना चाहूंगी मोदी जी की जो दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने नींव रखी थी, वो इतनी सुंदर नींव रखी है कि हम जैसे छोटे छोटे सामान्य लोग भी आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना वजूद बना सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा भी दृष्टिकोण ऐसा है कि हम मोदी जी की राह पे चले और देश की तरक्की में उनका हाथ बटाएं और हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहीं से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि भाजपा सोशल मीडिया मुख्य संचालक है, तो जो बीते दिनों में बीते दौर में जो महाराष्ट्र में एक उथल पथल सी चालू है राजनीति में, ईडी के छापे हो रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के कड़े कड़े नियम आ रहे हैं और अन्य प्रकार की जो गतिविधि चल रही है जो आजकल तेज है महाराष्ट्र में, उस पे आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? जो महाराष्ट्र सरकार जो अभी है, मुझे इस बात का दुख होता है कि संतों की भूमि पे महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है। अगर आप जैसे जो आपने मुझे कहा कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं, देखिए छापे तभी पड़ते हैं जबकि कुछ गलत चीज हुई हो और वो चीज हमें दिख भी रही है जब रिपोर्ट्स आती हैं। तो अब महाराष्ट्र सरकार को जिस चीज में ध्यान देना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं के रिलेटेड जो कानून है, वो शक्ति कानून का उन्होंने कमेटी बनाई थी, पर अभी तक वो बिल बनाया है, लॉ नहीं बनाया अभी तक, जो कि सबसे ज्यादा अभी जरूरत है। रही बात ईडी के छापे, सरकार का काम है कि सरकार को अच्छे से चलाना, लोगों की सेवा करना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन करप्शन की सीमा बढ़ते जा रही है। कहाँ हम 100 करोड़ सुनते हैं, कहाँ वसूली सुनते हैं, कहीं अन्य चीजों से बहुत ज्यादा लोग जो है कि त्रासित हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इतने बड़े राज्य को प्रॉपरली ले, अच्छे से लोगों की सेवा करे। हम भी उनका सपोर्ट करते ही हैं, सब चीजों में करेंगे आगे, अगर वो अच्छी तरीके से राज्य को चलाने में सहयोग देते हैं तो। बिल्कुल राखी जी, एक हम फिलहाल उल्लासनगर में हैं, आपका ऑफिस भी उल्लासनगर में है। उल्लासनगर में बीते दिनों में कई बड़ी अपराध जगत की घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि एक रेप की घटना थी, बड़ी शर्मनाक घटना उल्लासनगर के लिए है, और ऐसी और भी कई घटनाएं उल्लासनगर से पिछले दिनों में आ रही हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर। जो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, वहाँ पे ये सब चीजें होती ही है। और रही बात, देखिए एक हमारी मानसिकता भी हमें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हम सही मायनों में अपने परिवार में लोगों से संवाद करें। एक पुरुष और एक महिलाओं के बीच का क्या डिफरेंस होता है वो उन्हें बताए। एक भाई अपनी बहन से बात करे कि उसे किस चीज की तकलीफ है, एक बहन अपने भाई को अपनी तकलीफें बताए। जब हम संवाद करने लगते हैं ना, तब चीजें जो है कि वो क्लियर होने लगती है। क्लियर होने के बाद में जो चीज आगे चल के बड़ी हो जाए, वो पहले ही कम आती है। हमारा तो ये प्रयास रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बनना ही चाहिए। एज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो शक्ति कानून है वो लाना ही चाहिए, पर किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा। पर अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो हमें फैमिली में बातचीत करना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी मोबाइल की जनरेशन है, वो नहीं हो पाता इतना। बिल्कुल। एक रेप की घटना जो हुई पिछले दिनों उल्लासनगर में, तो रेप जो है वो महिलाओं पर जो बीते दिनों में मुंबई में देखे रेप हुआ, पुणे में देखेंगे तो एक गैंग रेप हुआ, डोंबिवली में देखेंगे तो वहाँ भी ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं आई हैं। तो बीते दिनों में बहुत सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और तो इसमें मेरा ये एक सवाल है कि प्रशासनिक रूप से, न्यायिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज में क्या क्या बदल लाने की जरूरत है? देखिए, आपने प्रश्न जो है कि वो बहुत सुंदर पूछा कि न्याय रूप से और प्रशासन के रूप से और जो है कि वो सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप का मेरा सबसे बड़ा ये है कि हम जो है कि सबसे मिलजुल के रहें और हमारी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। और लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई तो वो देखिए, अगर कल को किसी भी लड़की को ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ हो रही है, तो आपके पास पुलिस स्टेशन का नंबर है, आप 100 नंबर पर डायल करें, पुलिस आएगी।
और कल को आपको कोई भी लड़का या किसी ऐसे व्यक्ति से छेड़छाड़ की चीजें होती है तो आप तुरंत जाके अपने परिवार में बताइए, ताकि परिवार के साथ आप पुलिस स्टेशन में जाइए और पुलिस का काम है कि ये सारी चीजें सुन के कंप्लेंट लेना। अगर पुलिस नहीं लेती है तो पुलिस पे कार्रवाई होती है। और समाज का काम है कि ऐसी चीजें जब किसी के साथ होती है, वैसे तो ना हो भगवान करे, पर अगर होती है तो उन्हें थोड़ा लाइटली ले, उन्हें समझाए और उनके साथ खड़े रहे, ना कि उनका विरोध करें। विरोध, मेरा कहने का मतलब है कि उनके साथ खड़े रहना, उनकी ताकत बन के खड़े रहना। जी, आप एक वकील हैं, आपके पास कई केस आते होंगे, कई तरह के आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, महिलाओं पर जो एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है बाकी मामलों के हिसाब से? डोमेस्टिक वायलेंस तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक महिला की जिंदगी में। मैं बताना चाहूंगी कि आज के टाइम में कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस को रिलेटेड, इवन डिवोर्स को रिलेटेड। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि एक साल में 300 केसेस आए, अब ऐसा हो रहा है कि एक महीने में 300 से 400 केसेस आते हैं डिवोर्स के, डोमेस्टिक वायलेंस के। तो घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है इस समाज के लिए, जो नहीं होना चाहिए। पर मेरा आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन है, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से कि आप महिलाओं को समझे कि वो आपके लिए, पुरुषों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना त्याग करती है। जैसे कि आपने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं एडवोकेट होने के नाते मुझे घर का भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है काम। पर एक महिला जो घर पे रहती है, वो महिलाओं को मैं सल्यूट करती हूँ कि घर संभालना कोई आसान बात नहीं है। बच्चों का खाने से लेके हर एक चीज ऐसी है जो है कि उन्हें टाइम पे, जो व्यक्ति बाहर जा रहे हैं उन्हें वो चीज टाइम पे देनी ही चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार तो नहीं होना चाहिए, पर मेरा ये भी कहना है कि जिनके ऊपर ऐसा अत्याचार होता है तो वो शांत न बैठे। और पुरुषों से ये है कहना है कि वो अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी बेटी को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा नहीं करती, कल को कोई गलती हो जाती है तो बातचीत से वो चीजें संभल जाती है, कोर्ट तक लाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। समाज हमारा है, हमें ही संभल के सब चलना है। राखी जी, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पिछले दिनों एक टर्म बहुत उछला है, टर्म बहुत ज्यादा यूज हुआ है, फेमिनिज्म, जिसके कई अच्छे मायने, कई लोग कुछ बुरे मायने भी निकालते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है? फेमिनिज्म एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि फेमिनिज्म जो है कि वो लड़की की पढ़ाई, लड़की के रुतबे और लड़की की तरक्की से नापा जाना चाहिए, ना कि अन्य छोटी मोटी चीजों से लेके आप फेमिनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फेमिनिज्म के तरीके जो होते हैं, जैसे आजकल के टाइम पे आप देखते हैं दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि बुर्खों में है अभी तक, और सिर्फ उनकी देखा जाए तो सिर्फ उन्हें उनकी आंखें दिखाई देती है। तो वो भी एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो धर्म कार्य वर्ष हो, जैसे कि, तो वो भी उस चीज में सुधार आना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे मतलब जैसे नवरात्रि है तो सिर्फ नवरात्रि में नारियों की बातें की, या फिर नारियों को सशक्तिकरण के लिए अभी और क्या देश में जरूरत है, अभी और क्या जरूरत है जिससे नारी और पुरुष एक समान हो जाए? जैसे कि मेरा तो संदेश यही रहेगा हर एक महिला से कि वो अपने आप में, वो हर एक महिला में वो ताकत होती है जो महिला अपने ही लिए लड़ सकती है, अपने ही लिए और समाज के लिए लड़ सकती है और अपनी चीजें साबित कर सकती है। मेरा सभी से यही एक संदेश रहेगा कि आप आगे बढ़े, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और देश की तरक्की में साथ दे। हर एक महिला को आप साथ दीजिए। और जैसे कि आपने कहा कि 9 दुर्गों में ही सिर्फ महिलाओं की बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे देश में ऐसा होता भी नहीं है। पर कुछ फेमिनिज्म लोग जो है कि इसको ज्यादा मानते हैं कि इस टाइम में ज्यादा महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। पर मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जहाँ पे भारत देश भारत माता के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।
बहुत बहुत आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। आपका भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ। और खबरों के लिए बने रहिए नवभारत समाचार के साथ। कैमरामैन नतीश शर्मा के साथ मैं अमन प्यासी आपसे इजाजत चाहता हूँ।